स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, जापान के प्राइम मिनिस्टर भारत के दौरे पर आए हुए हैं। ये एक बड़ा मौका है दोनों देश के बीच में जो रिलेशंस हैं उसमें थोड़ा और सुधार किया जाए, क्योंकि आपको याद होगा अभी जब शुरुआत के मार्च के महीने में G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी तो जापान ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को नहीं भेजा था। यहां पर आप देख सकते हो जापान प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा अराइव्स इन इंडिया ऑन अ 2-day विजिट, और साथ ही साथ एक बड़ा अनाउंसमेंट यहां पर हुआ है इंडो पैसिफिक को लेकर। इन सबके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बैच 25 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास बड़ा मौका है कि इस प्रिपरेशन के अंदर यहां पर अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करते हैं तो आपको फ्री में मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आपको स्टडी IQ के हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा, रहने का, खाने का, मेंस की पूरी तैयारी का जो पूरा खर्चा है मेंस का वो हमारे द्वारा देखा जाएगा, ताकि आप अच्छे से यूपीएससी मेंस को क्रैक कर सके, क्योंकि उसी से आपकी रैंकिंग बनेगी। ध्यान रखिएगा यहां पर लिमिटेड टाइम ऑफर है। ये शुरुआती दौर पर सिर्फ 28,000 में आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि सबसे कम दाम पर आपको ये पूरा कोर्स मिल सके। इसके अंदर पूरी जो प्रिपरेशन है ना, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की, वो सब कुछ आपको इसके अंदर दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको पता है कि EPFO यहां पर जो स्टार्ट होने वाला है, इसका जो बैच है कल से स्टार्ट हुआ है। यू हैव टू अगेन यूज द कोड अंकित लाइव टू अवेल दिस बैच। और साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, जापान के प्राइम मिनिस्टर 2 दिन के दौरे पर भारत आए हैं, 20th मार्च एंड 21st मार्च। दोनों देश के जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने बीच का जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उसको सुधारने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहां पर आप समझिए जो किशिदा है वो मार्च के महीने में भी आए थे। क्या है ना कि दोनों देश जापान और भारत के बीच में ये जो बायलैटरल समिट होता है वो बेसिकली 2006 से लगातार चलता आ रहा है। अब 2006 से जो लगातार चल रहा है, इसमें होता क्या है कि एक बार भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर जापान जाते हैं और फिर एक बार जापान की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर है वो भारत के दौरे पर आते हैं। ये एक ऑल्टरनेटिव जो ईयर है उसमें ये चलता रहता है। तो यहां पर क्या है कि 2006 से ये जो पूरा बायलैटरल समिट चल रहा है उसी के तहत किशिदा भारत आए हैं। लेकिन इसमें स्पेशल क्या है वो मैं पहले आपको बता देता हूं। एक्चुअली क्या हुआ था कि प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर आप देखो तो यहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जापान जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी किशिदा वापस से आए हैं। क्योंकि क्या हुआ था कि मार्च के महीने में जो अभी पिछला मार्च जो लास्ट ईयर जो मार्च गया था बेसिकली पिछले साल, उसमें यहां पर फेस टू फेस मीटिंग हुई थी और किशिदा भारत आए थे। तो ऑब्वियस सी बात है, पिछले साल अगर किशिदा भारत आए थे तो इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ है कि पिछले साल नरेंद्र मोदी जी ऑलरेडी 2 बार जापान चले गए थे। एक तो जो क्वाड समिट है जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और US है, क्वाड समिट को अटेंड करने। और आपको याद होगा शिंजो आबे जो कि काफी खास दोस्त थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के, शिंजो आबे की देहांत हो जाता है, उनके फ्यूनरल पर प्राइम मिनिस्टर वो अटेंड करने गए थे। उसके बाद क्या हुआ है कि इस बार इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए था, लेकिन वो ऑलरेडी 2 बार गए हुए थे, तो हो सकता है एक तो वो नहीं गए हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ यहां पर, जैसा मैं आपको कह रहा था स्टार्टिंग में कि मार्च के शुरुआत में G20, अब आपको पता है भारत की G20 की प्रेसिडेंटशिप है इस साल, तो कई सारे मीटिंग्स होते हैं। तो G20 की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी मार्च के शुरुआत में वो होनी थी, और ऑब्वियस सी बात है जापान इतना खास दोस्त है भारत का, तो जापान से तो फॉरेन मिनिस्टर आने चाहिए। लेकिन जो जापान के फॉरेन मिनिस्टर हैं हायाशी योशिमा, वो भारत नहीं आए, और इसलिए उस समय काफी अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिरकार कारण क्या हो सकता है। जापान के अगर फॉरेन मिनिस्टर नहीं आएंगे तो फिर बाकी देश से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर यह लग रहा था कि क्योंकि भारत एक प्रकार से रशिया से ऑयल खरीद रहा है, यहां पर रशिया का साथ दे रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इसको देखते हुए हो सकता है इस तरह के स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे कि हो सकता है जापान यहां पर नाराज हो। लेकिन फाइनली आप कह सकते हो कि यहां पर जो आए हैं, जो किशिदा आए हैं, वो कहीं ना कहीं उसी जो प्रॉब्लम जो एक हुई थी मार्च के शुरुआत में उसको ठीक करने के लिए आप कह सकते हो यहां पर उनका दौरा जो है वो खुद अपनी तरफ से भारत चलकर आ गए। एक तो ये चीज हो गया। फिर दूसरा यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है, किशिदा का ये दौरा है, देखो इस बार जैसा कि हम सबको पता है G20 की प्रेसिडेंटशिप भारत के पास है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे। वैसे ही G7 जो
पावरफुल 7 कंट्रीज हैं विश्व के, जो G7 की प्रेसिडेंटशिप है वो जापान के पास है। और जापान ने, क्योंकि भारत G7 का मेंबर नहीं है, तो जापान ने एज अ गेस्ट भारत को इनवाइट किया है और मई के महीने में ये G7 की समिट होनी है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो फिर जापान जाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इनफैक्ट आप देख सकते हो, जब किशिदा आ रहे थे उसके एक दिन पहले ही यहां पर उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, दिस ईयर जापान होल्ड्स G7 प्रेसिडेंसी व्हाइल इंडिया चेयर्स दी G20। और इसीलिए काफी खास हो जाता है। दोनों देश एक काफी इंपॉर्टेंट स्थान पर हैं इस समय और कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन्हीं दोनों देश के द्वारा बाकी लोगों के साथ मिलकर लिया जाएगा। अब ये जो किशिदा का ये समिट आया है यहां पर, इसमें 3 मेन एजेंडा की बात कही जा रही है, जो कि इस पूरे बायलैटरल समिट में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला है दोनों देश का जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन और जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। दूसरा है रीजनल इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी एजेंडा, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा फोकस किया गया है, जिसको लेकर कल अनाउंसमेंट हुआ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसके अंदर जो तीसरा एजेंडा है वो है आपका ग्लोबल G7 एजेंडा विद जापान एज इट्स चेयरमैन। मैंने आपको बताया ना, इस बार जापान प्रेसिडेंसी रखता है G7 का और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, भारत और जापान की जब हम बात करते हैं, देखो इंडो पैसिफिक में मैं आऊंगा, आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जब हम भारत और जापान की बात करते हैं तो दोनों देश का कॉमन चैलेंज क्या है इस समय। देखो, दोनों देश का जो सबसे बड़ा चैलेंज कहीं ना कहीं आप कह सकते हो, कल भी इनफैक्ट इसको लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन यहां पर क्या है कि डायरेक्टली चाइना का नाम नहीं लिया गया, लेकिन आप देख सकते हो चाइना इज द बिगेस्ट कॉमन चैलेंज फॉर बोथ इंडिया एंड जापान, क्योंकि दोनों देश को चैलेंज करता रहता है जापान फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लेकर। जैसे भारत का हम सबको पता है, भारत और चाइना के बीच में जो लद्दाख वाला पूरा एरिया हो गया, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया हो गया, तो ये भारत और चाइना के बीच में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम चाइना और जापान को लेकर प्रॉब्लम देखें तो ये आपको ईस्ट चाइना सी में, जैसे कि आपको पता है ये जापान रहा, यहां पर चाइना है, यहां पर ताइवान है, तो इसी के पास आपको देखने को मिलेगा बीच में ये है आपका जिसको कहा जाता है सिंकाकू आइलैंड। बेसिकली जो चाइना है वो इन आइलैंड्स को कहता है दियाओ आइलैंड, ठीक है। तो अभी क्या है कि जापान का रूल है यहां पर सिंकाकू आइलैंड में, लेकिन चाइना इसको क्लेम करता है। तो यहां पर जापान भी परेशान है चाइना से, क्योंकि लगातार वो कहता है कि ये हमारा एरिया है। फिर ईस्ट चाइना की सी के अलावा नीचे आपको पता है साउथ चाइना सी है, तो वहां पर भी पूरा क्लेम करता रहता है। जापान का कहना है कि देखिए दोनों जो सी हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर चाइना उसको टेक ओवर कर लेगा तो ये प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। तो ये कॉमन चैलेंज है भारत और चाइना के लिए, वो है चाइना। लेकिन यहां पर जो चैलेंज मतलब कि दोनों देश अलग अलग भिन्न नजर रखते हैं वो है आपका रशिया के ऊपर, क्योंकि रशिया के साथ अगर आप देखोगे तो भारत की अच्छी पार्टनरशिप है, हमारा एक बहुत ही अच्छा खास दोस्त है। और जापान का अगर हम देखें तो जापान के लिए जो रशिया है वो सही नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या है, जापान चाहता है कि रशिया के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सैंक्शंस लगे जब से ये रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है। और इस बार G20 के मीटिंग में ऑल्दो आप कह सकते हो कि भारत ने इस मुद्दे को आने नहीं दिया। यहां पर कोशिश तो किया गया था कि G20 का जो मुद्दा है भारत में, उसमें रशिया का जो प्रॉब्लम है वो लेकर लाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने उसको अलग रखने की कोशिश की है। और आपको पता ही है कि भारत ने यहां पर अभी तक पूरी तरह से रशिया को ब्लेम नहीं किया यूक्रेन वॉर के लिए, और कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज जो चाहते थे कि यहां पर ऑयल हम ना खरीदें, वो भी हमने ऑयल बड़ी मात्रा में खरीदा है। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया है यहां पर कि जापान और जो भारत है वो कैसे जो रशिया का मुद्दा है उसको सुलझाएंगे, वो देखना होगा। जहां तक दोनों देश के बायलैटरल ट्रेड की बात है, मैं आपको बता दूं 2021-22 में दोनों देश के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो $20 बिलियन का हुआ था। दोनों देश के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, लेकिन भारत यहां पर ट्रेड डेफिसिट है जापान के साथ। क्यों? आप देख सकते हो $20 बिलियन में से $14 बिलियन जो है, इतना गुड्स हम जापान से इंपोर्ट कराते हैं और एक्सपोर्ट कितना करते हैं, सिर्फ $6 बिलियन के आसपास। मतलब $8 बिलियन से भी ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलेगा भारत और जापान के बीच में। ये तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर ली। फिर क्या हुआ है कि कल जो है जापान ने $75 बिलियन का इंडो पैसिफिक प्लान अनाउंस किया है ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। जब मैं इंडो पैसिफिक की बात करता हूं तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, इंडियन ओशन और जो पैसिफिक ओशन है, वो वाला जो पूरा रीजन है जहां पर चाइना लगातार इंटरफेयर करता रहता है, तो उसको कैसे चैलेंज किया जाए, इसके लिए आप देख सकते हो जापान के प्राइम मिनिस्टर जब कल भारत में थे तो भारत से ही उन्होंने जापान का ये जो प्लान है उसको अनाउंस कर दिया। उनको लगा इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकता, और आप देख सकते हो इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर
यहाँ पर खर्च करने की बात कही गई है, इन्वेस्ट करने की बात कही है। मतलब कि जो जापान है वो यहाँ पर क्या करेगा, जापान, ये जो आप देख रहे हो, जापान बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करेगा इन सभी देशों में। इस रीजन के अंदर जो देश आते हैं, भारत को काफी सारा निवेश आएगा, ईस्टर्न कंट्रीज को कई सारा निवेश आएगा, ताकि वो लोग चाइना को काउंटर कर सकें। और यहां पर इसको पूरा करने के लिए लगभग 75 बिलियन का जो प्लान है वो अनाउंस किया गया है। मतलब कि 2030 तक जापान जो है वो $75 बिलियन इंडो पैसिफिक में खर्च करेगा, लोन के तौर पर देगा, जैसे भी वो यहां पर खर्च करने वाला है। और बेसिकली इंडो पैसिफिक प्लान में यहां पर 4 मेन पिलर्स हैं जो कि किशिदा ने कल अनाउंस किया। 4 मेन पिलर्स कौन सा है वो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मेंटेनिंग पीस मेंटेन करना इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में। फिर इसके साथ साथ जो दूसरा यहां पर पिलर है वो है डीलिंग विथ न्यू ग्लोबल इश्यूज इन कॉर्पोरेशन। मतलब कि जो भी नए उभरते हुए प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उस इश्यूज को यहां पर रिजॉल्व करना कॉर्पोरेशन के माध्यम से। फिर ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ाना, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यहां पर देखना है कि जो भी कनेक्टिविटी है वो इन रीजन्स में बनी रहे। और साथ ही साथ यहां पर जो ओपन सी और स्काईज है, मतलब कि चाइना अगर क्लेम करता है कि ये ईस्ट जो साउथ चाइना सी है वो उसका है, तो वो गलत कहलाएगा, क्योंकि यहां पर हम ओपन जो स्काईज की बात करते हैं, ओपन सीज की बात करते हैं, वो जो रूल है वो प्रिवेल होना चाहिए, चाइना उसको टेक ओवर नहीं करना चाहिए। तो उसी को लेकर ये एक बड़ा अनाउंसमेंट कल किया गया। आप देखिए इस अनाउंसमेंट में क्या है ना, जो इंडो पैसिफिक का प्लान है उसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर काफी फोकस होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जापान बड़ी मात्रा में खर्च कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है थ्रू जापान ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस। अब इसमें क्या है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाएगा, और साथ ही साथ जो आसपास के देश हैं, जैसे कि आपको पता है नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहां पर भी इन्वेस्टमेंट करेगा जापान। ये एक बहुत बड़ी चीज है। और कल ही इसके बारे में फिर से अनाउंसमेंट किया गया था कि इसको प्रमोट करने के लिए आप देख सकते हो बे ऑफ बंगाल नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन कॉन्सेप्ट, ये जापान यहां पर लाने वाला है। तो अगेन काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान होने चाहिए। और जाने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं, बुलेट ट्रेन आपको पता होगा, इसके लिए जो लोन है करीब 18,800 करोड़ का, ये जापान ने अनाउंस किया था, आपको पता है। तो यहां पर क्या है कि इसके अलग अलग ट्रांच में जो है पेमेंट किया जाता है। तो जो 4th ट्रांच है वो जापान ने कहा है कि इसको लेकर एग्रीमेंट हुआ है कि ये पैसा भारत को रिलीज किया जाएगा वर्थ 300 बिलियन येन के आसपास। मोदी जी ने भी यहां पर यही कहा कि जो प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन वाला वो भी काफी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, आज क्या अनाउंसमेंट होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ यहां पर था जापान और भारत के बारे में क्या चल रहा है वो आपको पता चला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जापान का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? इन 4 में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी का अगर आप तैयारी करो तो 2024 का बैच ये मिस मत करिएगा दोस्तों। इसके अंदर प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी होगी ही, प्लस अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करते हो तो मेंस का पूरा खर्चा, रहने खाने का, हर एक चीज का स्टडी आईक्यू उठाएगा। जस्ट यूज कोड अंकित लाइव और हमारे वेबसाइट ऐप पर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, उसमें जाकर इसको अवेल कर सकते हैं। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।